सर्दियों की वो सुस्त दोपहर थी, जब धूप भी यूं लगती थी जैसे किसी बूढ़ी माँ का कांपता हाथ बेटे के कंधे पर टिक गया हो। बस्ती के आखिरी छोर पर, जहां कच्चा रास्ता खेतों से होता हुआ जंगल की तरफ जाता था, वहीं एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी में शौकत नाम का मजदूर अपनी जिंदगी का सफर काट रहा था। शौकत की उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी, मगर बदन अब भी लोहे की मानिंद मजबूत था। आंखों में एक थकान थी जो वक्त के थपेड़ों से आई थी, मगर हाथों में अब भी हुनर बाकी था। रोटी कमाने की कशिश अब भी खत्म नहीं हुई थी। बीवी का साया बरसों पहले उठ गया था। 2 बेटे छोड़े थे बीवी ने, आमिर और आसिफ। दोनों जवान हो चुके थे, मगर उनकी सोच अब भी किसी कच्चे मिट्टी के खिलौने जैसी थी, नाजुक, खुदगर्ज और कभी न भरने वाली। शौकत रोज सुबह अपने पुराने जूते पहनकर, कमर पर बोरा डालकर और सिर पर गमछा बांधकर मजदूरी के लिए निकल जाता। कभी किसी की छत ढोता, कभी किसी के खेत में बंटाई करता, कभी ईंटें उठाता, कभी लकड़ियां बटोरता। और शाम को जब वापस आता, दोनों बेटे दरवाजे पर खड़े मिलते, मगर चेहरे पर वो मोहब्बत नहीं होती जो एक बाप की थकान को धो दे, बल्कि उनकी आंखों में वो उम्मीद होती जो नई शर्ट की, नए जूतों की या महंगी चीजों की फरमाइश लिए होती। शौकत उन्हें कभी मना नहीं करता था, अपने पेट पर पत्थर बांध लेता, मगर उनके लिए मिठाई ले आता, उनके लिए पहनने को कुछ ले आता। खुद एक जोड़ी कपड़ों में साल गुजार देता, मगर बेटों को नया कुर्ता दिलवाता। वो कहता, मेरे बच्चों को कमी महसूस न हो, यही तो बीवी का वादा था मुझसे। मगर बेटों ने उस वादे की अहमियत कभी समझी नहीं। एक दिन भी शौकत मजदूरी करके थका हारा शाम ढले बस्ती लौट रहा था। उसके कांधे पर एक गठरी थी जिसमें कुछ सब्जियां थीं, थोड़ा सा गुड़ और बेटों के लिए 2 समोसे। जेब में कुल मिला के 6 रुपए बचे थे। ठंड बढ़ती जा रही थी और रास्ते में धुंध छाने लगी थी। उसने अपने गले की गर्मी को ठीक किया और टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आगे बढ़ा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कोई जानवर होगा, मगर जब वो पास गया तो देखा एक बंदर खून में लथपथ जमीन पर पड़ा कांप रहा था। शौकत ठिठक गया। बंदर की आंखें मानो इल्तिजा कर रही थीं, मुझे छोड़ के मत जा। शौकत ने अपनी गठरी नीचे रखी, घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से बंदर की गर्दन को सहलाया। एक तरफ से उसका पैर मुड़ा हुआ था, शायद किसी शिकारी के जाल में फंसकर जख्मी हुआ था। बदन से हल्का सा बुखार भी महसूस हो रहा था। शौकत ने अपने गमछे से उसका जख्म साफ किया, बोरे से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधी, फिर अपनी गठरी में से एक समोसा निकाला और उसके सामने रखा। बंदर ने कांपते हाथ से समोसे को छुआ और फिर एक नजर शौकत पर डाली। उस नजर में एक कर्ज था, एक शुक्रिया और शायद एक वादा भी। शौकत ने अपनी गठरी संभाली, बंदर को गोद में उठाया और कहा, चल तू भी मेरे साथ चल बेटा। जब शौकत घर पहुंचा तो दोनों बेटे दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, मगर जैसे ही उन्होंने शौकत की गोद में वो बंदर देखा, दोनों फट पड़े। अब्बा, ये क्या उठा लाए आप? घर कोई चिड़ियाघर है और ये बंदर, इसकी बदबू से तो हम मर जाएंगे। अब्बा, आप भी ना, कभी तो अपने दिमाग से काम लिया कीजिए। शौकत ने कुछ नहीं कहा। उसने बंदर को पुरानी दरी पर लिटाया, उसके लिए थोड़ा सा पानी रखा और फिर खुद को कोने में बिछी चटाई पर डाल दिया। उस रात बंदर बेसुध पड़ा रहा, मगर शौकत की आंखों में नींद नहीं आई। वो बंदर की सांसें सुनता रहा, जैसे कोई बाप अपने बीमार बेटे की हालत पर नजर रखता है। अगले दिन सुबह बंदर की तबीयत कुछ बेहतर थी। उसने हल्की सी आंखें खोलीं और शौकत की तरफ देखा। शौकत के होंठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तू ठीक हो जाएगा बेटा, तू अब मेरा भी बच्चा है। मगर बेटे ये सब देखकर और भड़क उठे। अब्बा, हमसे ज्यादा तवज्जो तो आप इस जानवर को दे रहे हैं। शौकत ने पहली बार गुस्से से देखा, मगर कुछ नहीं बोला। उसने बंदर के लिए थोड़ा सा दूध उबाल कर दिया और उसके पास बैठकर दिन भर उसकी देखभाल करता रहा। 3 दिन बीते। बंदर अब चलने लगा था, मगर अब भी लंगड़ा कर चलता। वो हर वक्त शौकत के पीछे रहता, जैसे एक वफादार साया। बेटों को यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। एक दिन आमिर ने आसिफ से कहा, ये बंदर अब्बा की आंखों में धूल झोंक रहा है, देखना एक दिन हमारी हिस्सेदारी भी ले जाएगा। आसिफ ने सिर हिलाया, हाँ,
और अब्बा तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं। इस बंदर ने अपना जादू इन पर चला दिया है। शौकत इन बातों से बेखबर हर दिन बंदर को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाता, उससे बातें करता जैसे वो उसका तीसरा बेटा हो। मगर शौकत नहीं जानता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल देगा। एक शाम जब वो घर वापस लौटा तो उसकी झोंपड़ी की हालत बदली हुई थी। दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर हर चीज बिखरी पड़ी थी और दोनों बेटे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शौकत की सांस अटक गई। आमिर, आसिफ, उसने पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसी वक्त झोंपड़ी के कोने से बंदर निकला, जख्मी, घबराया हुआ, और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो शौकत ने पहले कभी नहीं देखा था। झोंपड़ी की फटी हुई चटाई पर बैठा शौकत जैसे पत्थर जैसा बन चुका था। उसके हाथों की रेखाएं कांप रही थीं और आंखों से कुछ बह नहीं रहा था। शायद वो लम्हा था जब आंसू भी रास्ता भूल जाते हैं। उसने बंदर को पास बुलाया। बंदर की बाईं आंख के ऊपर चोट का निशान था और उसकी पूंछ से खून रिस रहा था। शौकत ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ था यहां? बंदर ने जैसे कुछ समझा, वैसी ही आंखों में तड़प समा गई। वो उठकर झोंपड़ी के उस कोने में गया जहां कभी अनाज रखा जाता था। अब वहां सिर्फ खाली बोरे और टूटी हांडी थी। फिर वो उस दरवाजे की तरफ लपका जो आधा उखड़ा पड़ा था और जमीन पर किसी चीज को सूंघने लगा। शौकत ने अंदाजा लगाया, कोई आया था, जबरदस्ती आया था। उसके जहन में ख्याल आया, कहीं बेटों ने तो कोई गलत कदम नहीं उठा लिया। कभी कभी औलाद का लाड़ भी उन्हें जालिम बना देता है। शौकत ने उस रात बंदर के जख्मों की मरहम पट्टी की, अपनी लाठी एक कोने में टिका दी और दीवार से पीठ लगाकर चुपचाप बैठ गया। पूरी रात उसने न नींद ली न कुछ खाया, बस बंदर की हर हरकत को देखता रहा। अगली सुबह सूरज निकला तो झोंपड़ी की मिट्टी भी थक कर बैठी थी। दीवारों पर लटके पुराने कपड़े हवा में हिल रहे थे, जैसे हर चीज में एक उदासी चुपके से भर गई थी। शौकत ने चुपचाप अपनी लाठी उठाई, बंदर को कंधे पर बिठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में लोगों की नजरें अब भी वैसी ही थीं, हंसी मजाक से भरी, मगर कभी कभी उन आंखों में कुछ और भी झलकता था, जैसे वो सब कुछ जानते हों मगर जबान पर ताला लगाए बैठे हों। शौकत ने पहले चाय की दुकान वाले से पूछा, कुछ देखा तुमने कल शाम मेरे घर के पास? दुकानदार ने सिर झटक दिया, हम तो शाम को दुकान बंद कर देते हैं भाई, अंधेरा होते ही घर में घुस जाते हैं। फिर वो हंस पड़ा, वैसे ये बंदर तो अब आपके साथ ऐसे रहता है जैसे आपका बेटा हो। शौकत मुस्कुराया नहीं। अगले 2 दिन तक वो पूरे गांव में, खेतों में, सराय के आसपास हर नुक्कड़ पर बेटों की तलाश करता रहा, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। बंदर अब जैसे उसकी छाया बन गया था। वो हर जगह साथ चलता, जब शौकत थक कर बैठता तो उसकी गोद में सिर रख देता, और जब शौकत आंसू रोक न पाता तो अपनी नन्ही हथेलियों से उसके गाल छूता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। तीसरे दिन गांव के बाहर जंगल की तरफ बने एक पुराने कुएं के पास शौकत जा पहुंचा। कहते हैं वहां कभी कोई नहीं जाता था। सूखा कुआं था जिसमें सिर्फ वीरानी झांकती थी, मगर आज वहां किसी की आहट थी। शौकत ने दबे पांव जाकर देखा, दूर से 2 परछाइयां नजर आईं। वो नजदीक गया और उसकी रगों में खून जैसे उल्टा दौड़ने लगा। वो आमिर और आसिफ थे। शौकत छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद शौकत के कानों में साफ लफ्ज पड़े, अब्बा बूढ़ा हो चुका है, जब तक वो जिंदा है हमें घर, जमीन और सब चीजों में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सोचा है कि अगली बार जब वो सोए तो वो नींद हमेशा की हो जाए। शौकत का दिल जैसे फट गया। उसके अपने बेटे, उसके ही खिलाफ, उसकी ही जान के दुश्मन। बंदर ने जैसे शौकत की धड़कनों में आई बेचैनी को भांप लिया। उसने गर्दन उठाकर शौकत की आंखों में देखा और फिर नीचे की तरफ भागा। शौकत फुसफुसाया, नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना। वो वापस झोंपड़ी आया। अब उसकी चाल में वो थकावट नहीं थी जो एक बूढ़े मजदूर की होती है, बल्कि एक ऐसा सुकून था जैसे अब उसे समझ आ गया हो कि कौन उसका है और कौन पराया। उस रात शौकत ने पहली बार बंदर से यूं बात की जैसे बाप अपने बेटे से करता है, बेटा, तू जानवर है मगर तेरे अंदर एहसास है, और मेरे वो बेटे जिनको मैंने अपने खून पसीने से पाला, वो अब खून के प्यासे बन गए हैं। अब तू ही मेरा बेटा है,
अगर मेरी जान भी जाए तो तुझे तालीम दूंगा, तहजीब दूंगा, इंसानियत का सबक सिखाऊंगा। बंदर चुपचाप उसकी गोद में बैठा रहा। मगर उस रात कुछ बदला था। शायद बंदर के दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, अब वो शौकत का बेटा है। अगली सुबह का सूरज कुछ अलग था। उसकी रोशनी जरा फीकी थी, जैसे खुद भी किसी बोझ के नीचे दब गई हो। शौकत रात भर की थकान अपने कांधे पर उठाए झोंपड़ी के बाहर बैठा था और बंदर उसके पास चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। न वो बंदर कोई शरारत करता था, न कोई उछल कूद। अब उसमें एक अजीब सी संजीदगी आ गई थी। शौकत के झुर्रियों वाले चेहरे पर जैसे एक गहरी सोच जमी थी। और तभी झोंपड़ी के उस टूटे हुए दरवाजे से दोनों बेटे दाखिल हुए। आमिर आगे था, आसिफ पीछे। आपको बता दें, जब वो दोनों भाई कुएं के पास बैठकर अपने बाप को कत्ल करने का प्लान बना रहे थे और शौकत उनकी बात सुन रहा था, तो जब शौकत वापस अपने घर की तरफ मुड़ा था तो दोनों बेटों ने देख लिया था कि उनके बाप ने उनकी बातें सुन ली हैं और अब उनको अपने इस तरह के बर्ताव पर शायद शर्म आ रही थी। वो सोच रहे थे कि अब्बा को मारने की क्या जरूरत है, ऐसे ही घर से निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह दोनों बेटे घर आए। इस बार आमिर ने सीधे कहा, अब्बा, आप अब बूढ़े हो चुके हैं, आपके लिए अब ये सब संभालना मुश्किल है। आप हर वक्त बीमार रहते हैं, दवाई का खर्च, खाने पीने का झंझट। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी जरूरतें। हम ये नहीं कह रहे कि आप बेगैरत हो गए हैं, मगर आपको अब आराम की जरूरत है। कोई और ठिकाना देख लीजिए। शौकत ने हौले से मुस्कुराया। वो मुस्कान नहीं थी, कोई टूटता हुआ रिश्ता था। उसने लाठी पकड़ी, धीरे से उठ खड़ा हुआ, फिर बोला, तुम दोनों अपने बच्चों को समझाओ कि बाप कभी बोझ नहीं होता। मगर खैर, अब उम्र ने खुद ही बता दिया है कि मैं अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। जाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहो बेटा। ये घर तुम्हारा है, मेरी कमाई से बना है, तुम्हारा हक है इस घर पे। मैं और मेरा ये वफादार साथी कहीं और ठिकाना ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए शौकत ने बंदर की तरफ देखा और जैसे वो दोनों समझ गए हों कि अब एक नया सफर शुरू होना है। बंदर चुपचाप लपक कर शौकत के कंधे पर चढ़ गया। उसकी पकड़ अब और मजबूत थी, जैसे कह रहा हो, अब्बा, जहां आप, वहीं मेरा घर है। आमिर और आसिफ वहीं खड़े रह गए, मगर अब उनके चेहरे पर न शर्म थी न पछतावा, जैसे उन्होंने अपने बोझ से छुटकारा पा लिया हो। शौकत ने आखिरी बार घर को देखा। उस पुराने मिट्टी के घर में उसकी पूरी जिंदगी गुजरी थी, मगर अब वो उस कैद से रिहा हो रहा था। शाम के वक्त जब गांव से बाहर निकलते हुए शौकत और बंदर कच्चे रास्ते पर चल रहे थे, तो पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, देखो देखो, वो बूढ़ा और उसका बेटा जा रहे हैं। शौकत ने मुड़कर देखा नहीं, मगर उसकी चाल में एक इत्मीनान था। अब उसके साथ वो था जो खून से नहीं मगर वफा से उसका बेटा बना था। उस सुबह हवाओं में एक अलग सन्नाटा था। कोई अल्फाज नहीं, बस हल्की हल्की सरसराहट, जैसे वक्त भी कुछ कह रहा हो, मगर खामोशी से। शौकत अपने टूटे हुए बिस्तर से उठा, उस वक्त जब सूरज की धूप का पहला कतरा तक जमीन पर नहीं पड़ा था। झोंपड़ी के कोने में पड़ा पुराना झोला उठाया और बाहर निकल पड़ा। कंधे पर बंदर बैठा था, जैसे उसकी जिंदगी अब उसी कांधे से बंध गई हो। सफर की शुरुआत हो चुकी थी। शौकत अब उस घर का हिस्सा नहीं था जिस घर को उसने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था। अब वो बेघर था, मगर तन्हा नहीं। उसका एक हमदर्द था, एक साथी जो न खून से जुड़ा था न जात से, मगर वफा में हर रिश्ते से आगे था। पहले दिन शौकत शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचा, वहीं जहां मजदूरों की भीड़ सुबह सुबह इकट्ठा होती थी, हाथ में फावड़ा लिए, आंखों में उम्मीद लिए। मगर अब उसकी आंखों में उम्मीद नहीं थी, सिर्फ जरूरत थी। 2 वक्त की रोटी अपने और उस बंदर के लिए। ठेकेदार आया, नजर शौकत पर पड़ी तो सिर से पैर तक देखा। बाबा, अब ये हाथ तुम्हारे नहीं चलते, तुमसे काम नहीं होगा, जाओ आराम करो कहीं। शौकत ने कुछ नहीं कहा, बस झोला उठाया और दूसरी तरफ बढ़ गया। दिन ढलने लगा था। पसीने से लथपथ, थकावट से टूटा हुआ, शौकत को एक ईंट भट्टे पर कुछ घंटे का काम मिल गया। वहां कोई ज्यादा ताकत नहीं चाहिए थी, बस मिट्टी उठाकर एक जगह डालनी थी। शौकत ने वो काम भी किया। बंदर वहीं पास में बैठा रहा, उसकी आंखों से जैसे हौसला निकलकर शौकत में उतर रहा था।
कभी कभी वो जमीन से उठाकर शौकत को पानी का डिब्बा पकड़ाता, कभी रोटी के टुकड़े पास रख देता। शाम को जब दोनों ने मिलकर 2 सूखी रोटियां बांटी तो शौकत ने आधा हिस्सा बंदर के सामने रख दिया। बेटा, तुझे भी तो भूख लगी होगी। बंदर ने पहले शौकत की तरफ देखा, फिर रोटी उठाई, मगर आधा टुकड़ा फिर भी वापस उसके सामने रख दिया। शौकत मुस्कुराया। देखो, ये रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता बेटा, ये रोटी से भी बन जाता है। अगले कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। सुबह उठना, काम तलाशना, कहीं 2 घंटे की मजदूरी मिलना और फिर उस कमाई से शाम की रोटी खरीदना। जिंदगी अब बहुत सख्त हो गई थी। बूढ़ा जिस्म अब जवाब देने लगा था। कभी कभी उसकी टांग कांपने लगती, कभी कंधा जवाब दे जाता और कभी तो सांस ही इतनी तेज चलती कि बंदर घबराकर उसके सीने से लग जाता। एक दिन की बात है। शौकत को मजदूरी नहीं मिली, जेब में 1 रुपया भी नहीं था। सारा दिन धूप में बैठा रहा, शायद कोई बुला ले। बंदर उसके पैरों के पास चुपचाप बैठा रहा। भूख दोनों को थी, मगर शिकायत किसी को नहीं। शाम हुई। शौकत ने ठेकेदार के पास जाकर कहा, साहब, आज कुछ नहीं मिला। अगर कल भी नहीं मिला तो भूखा ही रह जाऊंगा। कुछ उधार मिल जाएगा क्या? ठेकेदार ने उसे देखा, फिर उसकी जेब में पड़ी फटी नोटबुक की तरफ इशारा किया। नाम लिखवा दो, कल मेहनत कर लेना। शौकत ने कांपते हाथों से नाम लिखा। उधारी में जो मिला वो था एक सूखा पराठा और गुड़ का टुकड़ा। शौकत ने फिर आधा बंदर के सामने रखा, मगर बंदर ने यह देख लिया था कि शौकत का हाथ भी कांप रहा है। उसने रोटी नहीं ली। शौकत ने जबरदस्ती उसके मुंह में टुकड़ा डाला। बेटा, जब तक ये बाप जिंदा है तुझे भूखा नहीं सोने देगा। बंदर ने उसकी गोद में सिर रख दिया। अब हर शाम यही मंजर होता। शौकत मजदूरी करता, थका हारा लौटता, फिर जो कुछ मिलता वो आधा बंदर को देता। कभी कभी बंदर खुद कहीं से 2-4 फल उठा लाता, जैसे वो भी अब कमाने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन तो ऐसा हुआ कि बंदर गायब हो गया। शौकत बहुत परेशान हो गया। इधर उधर ढूंढा, आवाज लगाई। शाम ढलने वो वापस लौटा, मुंह में एक टमाटर और केले का छोटा गुच्छा ली। शौकत की आंखें भर आईं। एक शाम जब शौकत ईंट ढो रहा था तो अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। कंधे में तेज चोट लगी। बंदर दौड़कर उसके पास आया, उसके कंधे को सहलाने लगा। शौकत ने दर्द में कराहते हुए कहा, अब शायद वक्त आ गया है बेटा कि बाप को तेरे कंधे की जरूरत पड़े। उस रात पहली बार बंदर ने शौकत की गोद में सिर नहीं रखा, बल्कि खुद उसकी गोद बन गया। शौकत की पीठ टिकवाकर बैठा रहा, उसकी गर्म सांसें उसके कान के पास महसूस कराता रहा कि वो अकेला नहीं है। अब वो मजदूरी कम करता था और तकलीफ ज्यादा सहता था। वो दिन अब भी शौकत की यादों में जिंदा था, जिस दिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सूरज तो निकला था, मगर उसकी रोशनी शौकत तक नहीं पहुंची। सब कुछ धीरे धीरे हुआ था। पहले तो धुंधला दिखने लगा, फिर छायाएं घूमने लगीं और फिर एक दिन जब वो भट्टे पर काम कर रहा था, ईंट उठाते वक्त उसकी आंखों के आगे सब कुछ पूरी तरह से काला हो गया। गिरा नहीं, रुका भी नहीं, बस चुपचाप बैठ गया जमीन पर। बंदर दौड़कर आया। शौकत ने कांपते हाथों से बंदर के सिर को छूकर कहा, बेटा, लगता है अब इस बाप की आंखें भी थक गई हैं। शौकत अंधा हो चुका था। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो आंखें बंद जैसी ही थीं। कोई उजाला नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई रंग नहीं। बंदर ने समझ लिया था कि अब शौकत की दुनिया बदल चुकी है। शौकत ने खुद से कहा, अब मजदूरी नहीं होगी और तुझसे बोझ उठाया नहीं जाएगा। अब कैसे जिएंगे बेटा? बंदर कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ थामा और धीरे धीरे खींचता हुआ झोंपड़ी के बाहर ले गया। अब हर सुबह बंदर ही शौकत को बाहर ले जाता, सड़क के किनारे बिठाता, बगल में बैठता और जैसे ही लोग आते जाते वो छोटे छोटे करतब करने लगता। कभी आदाब ठोकता, कभी एक पैर पर खड़ा होता, कभी जमीन पर लौटकर एक्टिंग करता कि जैसे मर गया हो, फिर अचानक उठकर ताली बजाता। लोग हंसने लगे और कुछ लोग तो इतने हसास निकले कि हंसी के साथ साथ कुछ सिक्के भी उसकी तरफ उछालने लगे। शौकत पहले तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या ये भी कोई काम हुआ बेटा? तू लोगों के सामने तमाशा बन रहा है और मैं रोटी खा रहा हूं। बंदर ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ शौकत का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर उसकी गोद में बैठ गया।
शायद कह रहा हो, जब तुम मेरे लिए वक़्त में दीवार बन गए थे, अब मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करूं। धीरे धीरे ये बंदर उस इलाके में मशहूर हो गया। हर सुबह लोग उसकी राह देखने लगे। अरे बाबा, अंधे और उसका बंदर आ गए। कोई बिस्किट लेकर आता, कोई केला फेंकता, कोई बच्चा सिक्का रखता, और कई लोग तो यूं भी कह जाते, काश हमारे बच्चे भी ऐसे वफादार होते। शौकत की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। मजदूरी नहीं थी, मगर 2 वक्त की रोटी अब मिलने लगी थी। एक दिन जब किसी ने सवाल किया, बाबा, अब तो आप अंधे हो, ये बंदर ही सब कुछ कर रहा है, आप क्यों नहीं किसी रिश्तेदार के पास चले जाते? शौकत ने मुस्कुराकर कहा, रिश्तेदार तो वो थे जो आंखों के सामने रहते हुए भी मेरी तकलीफें नहीं देख पाए, और ये जानवर, ये तो मेरी आंखें बन गया, मेरा बेटा बन गया। अब बंदर ने और भी कई चालें सीख ली थीं। वो शौकत को सड़क पार करवाता। पहले एक डंडी से सड़क पर जाकर देखता कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर लौटकर शौकत का हाथ पकड़ता और उसे धीरे धीरे लेकर पार करवा देता। कभी किसी दुकान से कुछ लेना हो तो बंदर पर्ची लेकर जाता और दुकानदार समझ जाता, कुछ बिस्किट, थोड़ा आटा या तेल दे देता। दुकानदार पूछते, किसके लिए, और खुद ही जवाब दे देते, अंधे बाबा के लिए होगा। अब बंदर शौकत के लिए न सिर्फ बेटा बन गया था, बल्कि दुनिया से उसका रिश्ता भी बन गया था। जब शाम होती और वो दोनों अपने छोटे से झोंपड़े में लौटते, तो शौकत दीवार से टिककर बैठता और बंदर उसके घुटनों पर सिर रखकर सो जाता। शौकत अपनी उंगलियों से उसके सिर को सहलाता और कहता, बेटा, जब ये दुनिया मुझे छोड़ गई, तब तूने मेरा हाथ पकड़ा। तेरी इस वफा को क्या नाम दूं? तू जानवर है, मगर तुझमें एहसास बाकी है। एक रात तेज बारिश हुई। झोंपड़ी की छत टपकने लगी। बंदर ने झट से झोंपड़ी के कोने से एक लोहे का पुराना टुकड़ा उठाया और ऊपर छत पर चढ़कर उसे सेठ करने लगा। शौकत चीखा, नहीं बेटा, मत जा, फिसल जाएगा। मगर बंदर ने नहीं सुना। बारिश की बूंदों के बीच अंधेरे झोंपड़े में एक बूढ़ा बाप अपनी आंखों से तो नहीं, मगर दिल से देख रहा था कि उसका बेटा क्या क्या कर रहा है उसके लिए। शहर की उस तंग गलियों में, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं, जहां कोई किसी को देखता भी नहीं और न किसी के हालात पूछता है, वहीं एक कोना ऐसा भी था जहां एक अंधा बूढ़ा और उसका वफादार बंदर रोज बैठते थे। बंदर के करतब अब और भी दिलचस्प हो चुके थे। कभी टोपी पहनकर लोगों को सलाम करता, कभी जमीन पर लौटकर ऐसे एक्टिंग करता जैसे जान निकल गई हो, फिर अचानक उठकर ताली बजा देता। बच्चे तालियां बजाते और बड़े भी मुस्कुरा उठते। एक दिन भीड़ में से एक आंखों वाला आदमी चुपचाप उन्हें देख रहा था। सिर्फ देख नहीं रहा था, परख रहा था। उसके कपड़े मामूली थे, लेकिन चाल में अलग सी ठसक थी। हाथ में लकड़ी का लंबा डंडा था जिस पर रंग बिरंगे कपड़े लिपटे थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में कोई साजिश नहीं, बस तजुर्बा। वो धीरे धीरे शौकत के पास आया और वहीं बैठ गया। बाबा, बंदर आपका है? शौकत ने सर हिलाया। हाँ बेटा, ये बंदर नहीं, मेरा बेटा है। वो आदमी थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बंदर की तरफ देखकर मुस्कुराया। बहुत हुनर है इसमें। मैंने बहुत बंदर देखे हैं, मगर ऐसा समझदार, ऐसा सलीकेदार बंदर कम देखा है। शौकत चुप था। उसे न इज्जत की आदत थी, न किसी की तारीफ की उम्मीद। फिर उस आदमी ने कहा, मैं भी ऐसे ही करतब दिखाता हूं। कभी ऊंट, कभी कुत्ते, कभी मुर्गी लेकर शहर शहर जाता हूं और लोगों को हंसाता हूं, रुलाता भी हूं। उस आदमी ने कहा, हमारा बहुत बड़ा काम है। बादशाह के महल से लेकर दूसरे मुल्कों में भी हम करतब दिखाने जाते हैं। फिर बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको और आपके बंदर को अपने साथ ले चलूं। खाने पीने का सुकून होगा और रहने के लिए बिस्तर भी। भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मेहनत की रोटी होगी। शौकत थोड़ा घबरा गया। उम्र ढल चुकी थी, आंखें साथ छोड़ चुकी थीं, और अब किसी नए सफर का नाम सुनकर दिल कांप उठता था। बंदर उसकी टांगों से लिपट गया। शायद वो भी कुछ समझ रहा था। शौकत ने धीमे लहजे में कहा, बेटा, हम तो यहीं ठीक हैं। अब कहां फिर से रास्ते और नए लोग? उस आदमी ने हाथ पकड़कर कहा, बाबा, कुछ रास्ते दुश्वार नहीं होते, कुछ रास्ते राहत देने के लिए होते हैं। आप चलिए मेरे साथ। सिर पर छत होगी और रोटी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा।
शाम तक सोचते सोचते शौकत ने फैसला कर लिया। उस रात झोंपड़ी में बहुत खामोशी थी। बंदर शौकत की गोद में सिर रखकर सोया हुआ था और शौकत उसके कान सहला रहा था। बेटा, तेरा बाप अब थक गया है। तू अब और मेहनत करेगा मगर कम से कम भूखा नहीं रहेगा। अगली सुबह वो तीनों, शौकत, बंदर और वो आदमी, गली से निकल पड़े। शहर से दूर एक पुराने मैदान में उनका बहुत बड़ा सा कैंप था। वहीं टाट का बना एक तंबू, एक छोटा सा चूल्हा और बिस्तर जैसी बुनियादी चीजें रखी थीं। शौकत के लिए एक कोने में चटाई बिछा दी गई। बंदर वहीं पास में बैठा और तुरंत अपने करतब दिखाने को तैयार हो गया। वो आदमी, जिसका नाम इजहार था, हैरान रह गया। अरे बाबा, ये तो मेरे बाकी जानवरों से कहीं ज्यादा समझदार है। इजहार ने बंदर को दिन दिन भर सिखाना शुरू किया। अब वो ताली बजाकर लोगों से आदाब भी करता, टोपी उतारकर हंसता, डमरू बजाता और कभी कभी तो इंसानों जैसी शक्ल बनाकर सबको हंसा देता। हर शाम वो लोग किसी शहर, कस्बे या मेले में करतब दिखाते। भीड़ लग जाती, बच्चे हंसते और बूढ़े ताज्जुब से देखते। शौकत चुपचाप दूर बैठा होता, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून होता जो शायद कई बरसों बाद लौटा था। अब हर हफ्ते इजहार अपने तमाम जानवरों, ऊंट, कुत्ते, मुर्गियाओं और बकरियां लेकर अलग अलग शहरों, कस्बों, मेले और बाजारों में जाया करता। लेकिन अब उसकी टीम में एक और जोड़ी थी, बूढ़ा शौकत और उसका समझदार बंदर। लोग कहते, इजहार का तमाशा देखना है तो शौकत बाबा और उनके बंदर को जरूर देखना। फिर एक दिन राजमहल से खुद इजहार के नाम खत आया। शाही मुहर वाला, सुनहरे रंग की मोहर लगी जिस पर शेर और तलवार बने थे। लिखा था, महल में शाही तकरीब है। ताजपोशी की सालगिरह पर बादशाह और शहजादा पूरे मुल्क के बेहतरीन फनकारों का तमाशा देखना चाहते हैं। आप अपने जानवरों के साथ तशरीफ लाएं। इजहार की आंखें चमक उठीं। वो फौरन शौकत बाबा के पास पहुंचा। बाबा, चलिए तैयार हो जाइए। इस बार हम शाही महल में खेल दिखाएंगे, बादशाह और शहजादा के सामने। शौकत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और बंदर ने तालियां बजा दीं। अगली सुबह इजहार का पूरा कारवां शाही महल की तरफ रवाना हुआ। बड़े से रथ में जानवर लदे हुए थे। एक ऊंट की पीठ पर बड़ा ढोल बंधा था और बंदर लाल रंग की नक्काशीदार जैकेट पहने शौकत बाबा की गोद में बैठा था। शौकत ने धीरे से कहा, बेटा देख, आज तू कहां पहुंच गया। बस तू जमीन पर ही रहना, उड़ मत जाना। महल के बाहर जैसे ही इजहार का कारवां पहुंचा, सेनापति और महल के मुहर्रिर पहले ही इंतजार कर रहे थे। सब जानवरों को अंदर लाया गया। सज धज के साथ इजहार ने अपना तमाशा शुरू किया। बंदर को आखिरी में लाने का फैसला किया गया। बारी बारी से जानवर अपने करतब दिखाते गए। ऊंट ने सर्कस वाली चाल में चलते हुए आदाब किया। कुत्ते ने गोल घूमते हुए मुर्गी की पीठ पर चढ़कर करतब दिखाया। बकरी रस्सी पर चलती हुई आगे बढ़ी। तालियां भी बजीं। शहजादा सर हिलाता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी खुशी नहीं दिखी। फिर इजहार ने ऐलान किया, अब पेश है हमारा सबसे खास फनकार, जो बंदर तो है, लेकिन इसे देखकर हर कोई कहता है ये वाकई अलग ही चीज है। ये है शौकत बाबा का बेटा। शौकत बाबा को दो पहरेदारों ने सहारा देकर स्टेज के किनारे बिठा दिया। बंदर उनके सामने खड़ा हुआ और करतब शुरू किए। क्या करतब थे! कभी ताली बजाकर आदाब करता, कभी जमीन पर गिरकर नकली मरा बन जाता, फिर अचानक उठकर नाचने लगता, कभी महल की सीढ़ियों पर उछलकर पीछे घूमकर इजहार को आदाब करता। बादशाह मुस्कुराने लगा और शहजादा तो हंसते हंसते लेट गया। ये तो कमाल है, ये बंदर तो दरबारियों से ज्यादा सलीकेदार है। फिर शहजादा ने इशारा करके पूछा, ये बंदर किसका है? इजहार ने कहा, ये उस अंधे शख्स का बंदर है जिनका नाम शौकत है। ये वही हैं जो इस वक्त आपके सामने बैठे हैं। शहजादा ने चौंक कर देखा। एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़ों में, आंखों पर पट्टी, और उसके पहलू में बैठा बंदर जो एक पल को भी उससे अलग नहीं हुआ। तो ये बूढ़ा आदमी ही इसका बॉस है? शहजादा ने पूछा। बॉस? इजहार मुस्कुराया। नहीं शहजादे साहिब, ये उसका बेटा है। जानवर तो बहुत देखे, मगर ऐसा वफादार, ऐसा समझदार बेटा नहीं देखा कभी। शहजादा मुस्कुरा पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस रात जब महल से सब लौटे, इजहार और शौकत बाबा अपने तंबू में आराम कर रहे थे। बंदर जमीन पर सो चुका था
शौकत बाबा ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, आज तू शहजादे का भी दिल जीत आया। एक दिन महल की नीलम की बड़ी तख्ती पर बैठा शहजादा अपनी रिहायशी हवेली के बाग की तरफ देख रहा था। उसके हाथों में एक खत था जो उसने इजहार से लिखा था। शौकत और उसके बंदर को महल के नजदीक किसी अच्छे मकान में रहने का इंतजाम करो। बंदर को दरबार में भी पेश किया जाएगा। हमें बंदर के करतब बहुत पसंद आए। शौकत को जब ये बात पता चली तो उसका दिल डगमगाने लगा। वह सोचने लगा, ये बादशाह और उसका बेटा हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं या कोई और मकसद है। बंदर तो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वो तो बस शौकत के साथ था, चाहे जिंदगी कैसी भी हो जाए। महल के नजदीक मिले मकान में शौकत और उसका बंदर रहने लगे। शहजादा खुद वहां आता जाता रहा, बंदर के करतबों को देखकर हंसता और शौकत से बातें करता। लेकिन धीरे धीरे बंदर के करतब और शौकत की जिंदगी में एक अजीब सी धुंध छाने लगी। एक शाम शौकत अपने कमरे में बैठा था। बंदर उसी के कंधे पर बैठा था जब दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खुला तो शहजादा खुद खड़ा था। उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक थी, लेकिन अब वह और ज्यादा गंभीर लग रहा था। शौकत, उसने कहा, तुम्हारे बंदर ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं चाहता हूं कि वो दरबार में ज्यादा समय बिताए, पर इसके बदले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शौकत ने हौले से सिर हिलाया। वो समझ चुका था कि ये कोई आसान बात नहीं होगी। शहजादा ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्यदार बनो। तुम्हारा बंदर मेरी आंख और कान बने। जो भी दरबार में होगा वो तुम्हें बताओ। जिंदगी आसान होगी, लेकिन जवाबदेही भी होगी। शौकत की दिल में हलचल हुई। उसके लिए यह फैसला था, या तो एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए या फिर वो और भी गहरे अकेलेपन में डूब जाए। वो बंदर, जो कभी उसका साथ छोड़ता नहीं था, अब उसका एक बड़ा साथी भी था और उसका एक अनजाना पुल भी बन चुका था दरबार की दुनिया से। शौकत ने बंदर को देखा। बंदर ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, चिंता मत कर बाबू, हम साथ हैं। शौकत ने मुट्ठी बांधी और बोला, ठीक है शहजादे साहिब, मैं आपके साथ चलूंगा, पर बंदर मेरा बेटा है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस रात शौकत ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी के रंग कितने बदल सकते हैं। जहां कभी उसकी हिम्मत टूटी थी, अब उसे फिर से चलना था, लेकिन इस बार दरबार की बड़ी स्याही में। शौकत और उसका वफादार बंदर अब वो नहीं रहे जो कल तक शहर की गलियों में 2 वक्त की रोटी को तरसते थे। अब उनका बसेरा शाही महल था, वो भी किसी एहसान की वजह से नहीं, बल्कि अपने हुनर की वजह से। वो दोनों महल में रहने लगे और बंदर शहजादे का जासूस बन गया। जब कभी कोई तकरीब होती तो बंदर बहुत अच्छे अच्छे करतब भी दिखाता था। बंदर के हैरत अंगेज करतब और शौकत की सादगी और नरमी, ये दोनों अब दरबार की शान बन चुके थे। महल के बड़े अहाते में जब भी बंदर कोई नजारा दिखाता, दरबारियों की हंसी गूंजती और शहजादे का चेहरा खिल उठता। ये खबर फैलने लगी। सिर्फ शहर तक नहीं, बल्कि आसपास के गांव कस्बों तक ये बात पहुंच गई कि एक अंधा बूढ़ा शख्स और उसका समझदार बंदर अब शाही महल में रहते हैं और बादशाह और शहजादा खुद उनका एहतराम करते हैं। लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, वो अंधे बाबा और उनका नायाब बंदर। दूसरी तरफ कई 100 कोस दूर एक स्याह और बदबूदार मोहल्ले में 2 आदमी बैठे थे, आमिर और आसिफ। शौकत के वो बेटे जिनसे उसने कभी मोहब्बत कम नहीं की थी, जिनके लिए अपनी मजदूरी से दिन रात मेहनत की थी, लेकिन जिनके दिल में ना तो मोहब्बत थी न शुक्रगुजारी। अब जब ये खबर आमिर के कानों में पहुंची कि उनका बूढ़ा बाप अब शाही महल में है और उसके साथ एक ऐसा बंदर है जो सैकड़ों का मन बहलाता है, तो दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। लेकिन ये चमक मोहब्बत की नहीं थी, ये चमक थी लालच की। आमिर ने कहा, भाई सोच, हमने जिसे घर से निकाल दिया था वो आज महल में रह रहा है और लोग उसका नाम इज्जत से ले रहे हैं। आसिफ ने होंठ काटते हुए कहा, और उसका वो बंदर, सुना है शहजादा खुद उसके करतब का दीवाना है। अगर हम भी पहुंच जाएं तो शायद हमारा भी कुछ बन जाए। आमिर की आंखें सिकुड़ गईं। चलो फिर तैयार हो जा, कल सुबह हम महल जाएंगे। अगली सुबह महल के दरवाजे पर 2 मैले कुचैले कपड़े पहने नौजवान खड़े थे। आवाज लगाई, हम शौकत के बेटे हैं, आमिर और आसिफ।
महल के सिपाही हैरान हुए, लेकिन कुछ ही देर में यह बात अंदर तक पहुंच गई। शहजादे के इशारे पर दोनों भाइयों को अंदर लाया गया। जैसे ही उन्होंने शौकत को देखा, जो अब उजले लिबास में बैठा था, हाथ में शहजादा की दी हुई लाठी थी और उसका वफादार बंदर पास ही बैठा मूंगफली चबा रहा था, तो दोनों भाइयों की आंखें कुछ नम हुईं, मगर वो नम आंखें सिर्फ दिखावे की थीं। आमिर ने कहा, अब्बा जान, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप तो हमारे बाप हैं और ये प्यारा बंदर हमारा भी तो कुछ लगता है। शौकत का चेहरा सख्त था, मगर आवाज में अभी भी वही नरमी थी। बेटा, जो रिश्ता तामीर नहीं किया, उसे सिर्फ मुनाफे के लिए जिंदा करना फरेब है। तुम्हारा ये अब्बा अब किसी इंसान के बोझ का मोहताज नहीं। ये बंदर मेरा साथी है, मेरा बेटा है। आसिफ ने जलन में कहा, अब्बा, ये क्या बात हुई? आप तो इंसान हैं और ये तो जानवर है। हम आपका खून है और आप इसे अपना बेटा कह रहे हैं? शौकत की आंखें, जो अब देखती नहीं थीं, मगर सच्चाई को पहचानती थीं, उसने कहा, खून से रिश्ता नहीं निभता बेटे। रिश्ता निभता है वफा से, दर्द बांटने से, साथ चलने से। और ये बंदर हर उस वक्त मेरे साथ था जब तुम दोनों ने मुंह फेर लिया था। शहजादा अंदर आया। वो दोनों भाइयों की हर बात सुन चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग महल आए, अच्छा किया, लेकिन यह महल उस वफा का इनाम है जो शौकत और उसके बंदर ने दिखाया है। अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो ये बंदर तुम्हारा भाई है। क्या मंजूर है? दोनों भाइयों के चेहरे उतर गए। आमिर ने झल्लाकर कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। हम इंसान हैं और ये। शहजादा उठ खड़ा हुआ। वो अपने तख्त से नीचे आया, शौकत के पास गया और उसकी लाठी को अपने हाथ से सीधा किया। फिर आमिर और आसिफ की तरफ पलटा। उसकी आवाज में अब बादशाही नहीं, इंसाफ की सख्ती थी। तुम लोग उस शख्स के बेटे कहलाते हो जिसने भूखा रहकर तुम्हें पाला, मगर जब उसका बुजुर्ग जिस्म जवाब देने लगा, तुमने उसे घर से निकाल दिया। आमिर ने कांपती आवाज में कहा, शहजादे सलामत, गलती हो गई थी हमसे, अब हम पछता रहे हैं। शहजादा की आंखें सख्त हो गईं। पछतावा उस वक्त काम आता है जब रिश्ते जिंदा होते हैं। तुमने तो उसे उस वक्त मारा जब वो सबसे ज्यादा कमजोर था, और ये बंदर हर हाल में साथ रहा, अंधे बाप की आंख बनकर, लाठी बनकर, बेटा बनकर। फिर शहजादा गरजा, तुम दोनों अब इस मुल्क के किसी भी हिस्से में इस शख्स को अब्बा कहने के हकदार नहीं, और अगर दोबारा कभी इस महल के करीब आए तो तुम्हारे लिए जगह सिर्फ जेल की होगी। दोनों बेटे वहीं दरबार के बीच जमीन पर गिर पड़े, रोने लगे, गुजारिश करने लगे, अब्बा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई थी। शौकत ने लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, न गुस्सा, बस एक गहरी थकावट। उसने धीरे से कहा, बेटे, माफ करना चाहूं भी तो तुम्हारे अंदर की मोहब्बत मर चुकी है। अब मेरा बेटा ये बंदर है। दोनों भाई सिर झुकाकर निकल गए, बिना इज्जत के, बिना रिश्ते के। उनके लिए अब दुनिया में ना कोई घर था, ना कोई नाम। और उधर दरबार में पहली बार किसी जानवर को वो दर्जा मिला जो कभी किसी इंसान को भी मुश्किल से मिलता है। शहजादे ने ऐलान किया, आज से इस बंदर को शाही हिफाजत और इज्जत दी जाएगी, और शौकत बाबा को इस महल का एक इज्जतदार बुजुर्ग माना जाएगा, क्योंकि असली रिश्ता वफा से बनता है। और इस तरह वो बंदर और शौकत बाबा खुशी खुशी महल में रहने लगे।